जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो सेकेंड एडिशन का बुक निकाला गया है ज्ञानबिंदु रोशन सर द्वारा। इसमें टोटल 63 सेट्स PYQ दिया है। 2010 से 2024 तक का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे इसका 14वां नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले का सेट हो चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके पीछे वाला सेट प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 14वां नंबर सेट जो है वो बिहार पुलिस से मद्य निषेध सिपाही के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका ये हल प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे हो जाएगा पहला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो होती है मासीराम में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी देखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका डिस्कशन। मासीराम मेघालय में स्थित खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, जहाँ लगभग औसत वर्षा 1187 सेंटीमीटर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह मतलब लद्दाख में होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती थी, किंतु हाल के वर्षों में चेरापूंजी के पूर्व में स्थित मासीराम में सर्वाधिक वर्षा अभिलेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो यहाँ पे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो जाएगा, तथा 5 प्रकार के यहाँ पे स्वतंत्रता हो जाएगा। यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, तथा 2 प्रकार की यहाँ पे समता का अधिकार दिया हुआ है। यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूस की क्रांति से लिया गया है। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ यहाँ पे N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। K.A. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा हैजा है, क्षय रोग है, और हो जाएगा यहाँ पे गिल्टी रोग जिसको बोलते हैं एंथ्रोक्स, ये भी जो है जीवाणु जनित। लेकिन इन्फ्लुएंजा है यहाँ पे हो जाएगा वायरस से होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू वो जो है वो मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि द्वारा वायु के माध्यम से फैलता है। खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरस दवाएं इस रोग के उपचार में उपयोग की जा सकती है। अभी हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा होता है। तपेदी या क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, ये जो होता है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग हो जाएगा वैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी को होता है। फिर पालतू पशु के संक्रमण में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। जीवाणु द्वारा होने वाला अन्य रोग डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, कोढ़ है। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 28 मार्च 1989 से प्रभावित है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। राजीव गांधी के कार्यकाल में 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु लाया गया था, जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर।
यहाँ पे है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो ये हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य सिक्किम था। सिक्किम को खुले में शौच मुक्त यहाँ पे 27 मई 2016 को घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड केरल है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों को ODF घोषित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 को भारत के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सभी गांवों को ODF घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो इसके निर्देशन किए थे रिचर्ड एटनबरो ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिल्म गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के वास्तविक जीवन पर 1982 में बनी थी। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका वेन किंग्सले द्वारा निभाई गई थी। इस फिल्म के ड्रेस डिजाइनिंग हेतु भानु ऑर्थया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। भानु ऑर्थया प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, निम्न में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक जो हो जाएगा इसमें सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि है। यहाँ पे हो जाएगा ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण होता है। क्लोरीन हल्के पीले रंग के तीखी गंध वाली होती है। यह जल में विलय होता है। इसका उपयोग कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में किया जाता है। अगला यहाँ पे है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो हो जाएगा सुंदरवन रिजर्व। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे सुंदरवन रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय दलदलों, क्रीक के तटीय लैगून तथा पश्च जल झीलों में मिलती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे विश्व की लगभग 0.15 मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है, जिसे प्रायः सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जहां भारत की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 45% हिस्सा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो उन्हें जो है प्लेगरा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लेगरा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। दस्त, डायरिया हो जाएगा, डर्मेटाइटिस होना प्लेगरा रोग का लक्षण है। यहाँ पे विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में किया गया। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हो जाएंगे यहाँ पे रतौंधी हो जाएगा, जीरोपैथेमिया हो जाएगा, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन हो जाएगा, वृद्धि रुकना हो जाएगा क्रेटोमोसेसिया, ये सब रोग जो है वो विटामिन ए के कारण होता है, कमी के कारण। मतलब इसका स्रोत है जो है वो गाजर में विटामिन ए मिल जाएगा, हरी सब्जी में, दूध में मिल जाएगा, यकृत, मछली का तेल, मक्खन, दही, अंडा, ये सब में विटामिन ए मिल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे विटामिन B1 के बारे में। इसका रासायनिक नाम है जो है वो थायमिन है। मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो है वो बेरी हो जाएगा, वृद्धि रुकना, भूख और वजन घटना हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगा। इसका स्रोत है जो विटामिन B1 का अनाज हो जाएगा, फलियाँ हो जाएगा और जाएगा सोयाबीन, दूध आदि। अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है हो जाएगा किलोसिस, मतलब त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ पर छल्ला पड़ना हो जाएगा, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश से न सह पाना, ये सब हो जाएगा। स्रोत है इसका विटामिन B2 मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, सोयाबीन, मांस में, मछली, अंडे, दूध हो जाएगा, फलियाँ आदि में मिल जाएगा। अगला है यहाँ पे विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो जाएगा निकोटिनोमाइड या नियासिन।
इसकी कमी से होने वाले रोग हैं प्लेगरा है त्वचा का फटना या 4D सिंड्रोम त्वचा रोग हो जाएगा, फोड़ा फुंसी। स्रोत है मांस हो जाएगा, मूंगफली, आलू, टमाटर इत्यादि। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे विटामिन B3 के बाद है यहाँ पे विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। इसकी कमी से होने वाला रोग हो जाएगा चर्म रोग, सफ़ेद बाल, मंदबुद्धि, अस्थमा, तनाव आदि। यहाँ पे अगला है, यहाँ पे इसका जो स्रोत है वो अंडा, दूध, मांस एवं मूंगफली हो जाएगा। अगला है यहाँ पे विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉप्सिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त क्षीणता हो जाएगा, मतलब कि एनीमिया, चर्म रोग, पेशी ऐंठन आदि। स्रोत इसका दूध, ईस्ट, अनाज व मांस। अगला है यहाँ पे विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटिन। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं चर्म रोग, बालों का झड़ना, लकवा आदि। यहाँ पे स्रोत हो इसका है मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि। अगला है यहाँ पे विटामिन B11। विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फैलिक अम्ल। इसका कमी से होने वाला रोग है रक्त क्षीणता, मतलब एनीमिया हो जाएगा, कुंठित वृद्धि हो जाएगा, मुंह में अल्सर, पेचिश रोग आदि। इसका जो स्रोत है हरी सब्जियां है, केला है, संतरा है, ईस्ट, अंडा, सेम आदि। अगला है यहाँ पे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है वो है साइनोकोबालामिन है। इसका जो कमी से जो होता है वो घातक रक्त क्षीणता होता है, मतलब एनीमिया और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। इसका स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु हो जाएगा। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला है यहाँ पे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है जैसा स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। इसका कमी से विटामिन सी की कमी से स्कार्बी रोग हो जाता है, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव आदि। यहाँ पे स्रोत है आंवला है, नींबू वंश के फल, टमाटर व सब्जियाँ आदि। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से जो होता है भूखा सूखा रोग होता है जो बच्चों में होता है, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। यहाँ पर जो मलेशिया जो है वो प्रौढ़ रोग जो है वो होता है वयस्क में होता है। यहाँ पे मक्खन, घी, अंडे, मछली के यकृत का तेल, सूर्य प्रकाश के में संश्लेषण, ये सब जो है विटामिन डी का स्रोत है। अगला है यहाँ पे विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी हो जाएगा। स्रोत इसका मूंगफली का तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। अगला है यहाँ पे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फेलोक्विनोन। इसका जो है मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से होता है हीमोफिलिया हो जाता है तथा रक्त का थक्का नहीं बनना और कटे स्थान में से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। स्रोत इसका हरी पत्तेदार सब्जियां। आगे देखते हैं, आगे जो है 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यह सूर्य के मतलब कि जो शुक्र ग्रह है वो यहाँ पे सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य के परिक्रमा 255 दिनों में पूरा करता है। यह ग्रहों की समान दिशा के विपरीत, मतलब कि दक्षिणावर्त सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसलिए सूर्य चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे सांझ का तारा, मतलब कि इवनिंग स्टार, तथा भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। बुध के समान इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका घूर्णन काल 243 दिनों का होता है, अर्थात हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन रात यहाँ होते हैं। शनि ग्रह जो है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ग्रह है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। शनि का घूर्णन काल हो जाएगा 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष 5 महीना होता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। वर्तमान में इसके 145 उपग्रह हैं, जिसमें हो जाएगा एनसेलेड्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। और जगह फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, बृहस्पति ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह
हो जाएगा गैनीमीड हो जाएगा कैलिस्टो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। आगे देखते हैं वरुण मतलब कि नेपच्यून ग्रह। यहाँ पे यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हो जाएगा, इसमें ट्राइटन हो जाएगा, ट्राइटोन हो जाएगा इसका मुख्य उपग्रह है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। यहाँ पे क्रायोजेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसी गैस का वायु की आर्द्रता के मापन हेतु थर्मामीटर ताप के मापन हेतु उपयोग होता है। और जगह थर्मोस्टेट जो ताप के विनियमन हेतु प्रयोग होता है। यहाँ पर होता है वाट मीटर का उपयोग विद्युत शक्ति के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है उपयोग। टेलीमीटर जो है वो सुदूर वस्तुओं की से दूरी के मापन हेतु उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे 12 नंबर, प्रत्येक वर्ष 29 जून को यहाँ पे खाली स्थान है की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है पीसी महालनोबिस। ऑप्शन पीसी महालनोबिस की जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। महालनोबिस मॉडल भारतीय सांख्यिकी विद पीसी महालनोबिस द्वारा 1953 में विकसित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल में निवेश को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, और जब पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए कुल निवेश का 80% भाग आवंटित किया गया, जबकि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के लिए 20% भाग आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं मलेरिया के उपचार में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और जगह यहाँ पे मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होती है। यह जानकारी सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने दी, जिन्हें इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाता है तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में क्विनाइन और जगह पेलुड्रिन और जगह क्लोरोक्विन और जगह प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया है। यहाँ पर डेंगू जो है यह डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसका वाहक मादा एडिज और जगह एजेप्टी मच्छर है। अब इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे रोग दिया हुआ है, और जब प्रभावी अंग परजीवी और जब वाहक मच्छर, और यहाँ पे दिया लक्षण पहचानने का। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे मानव रोग है, परजीवी से द्वारा होने वाला रोग। यहाँ पे मलेरिया रोग जो होता है वो प्रभावित करता है यहाँ पे तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है, शरीर के अंग को। और यहाँ पे इस जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यहाँ पे प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। यहाँ पे इसका वाहक मच्छर जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर हो जाएगा, और लक्षण इसका जो है और ठंड के साथ बुखार लगना हो जाएगा। और पायरिया जो होता है मसूड़ा में होता है। ये जो होता है वो होता है एंट अमीबा और जगह जिंजी वेलिस और जगह बेलिस के कारण होता है। यहाँ पे इसका वाहक मच्छर कोई मच्छर से नहीं होता है। यहाँ पे मसूड़ों से रक्त का निकलना इसका लक्षण है। यहाँ पे सोने की बीमारी जो प्रभावित करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और ये जो होता है वो होता है ट्रेपेनोसोमा नामक परजीवी से होता है। और ये जो होता है वो सीसी मच्छर के काटने से होता है, सीसी। और इसका लक्षण है कि बहुत नींद के साथ बुखार लगना इसका लक्षण हो जाएगा। पेचिस जो होता है वो आंत को प्रभावित करता है यहाँ पे। और ये जो परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है यहाँ पे। और ये जो होता है वो इसका मच्छर से नहीं होता है। और जगह ये जो प्रभावित होता है वो होता है श्लेष्मा एवं खून के साथ है। यहाँ पे दस्त तेज बुखार होना इसका लक्षण है।
नहीं, यहाँ पे हो जाएगा श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होना, इसका लक्षण मतलब पेचिश का। यहाँ पे काला जार का लक्षण हो जाएगा कि तेज बुखार हो जाएगा। यहाँ पे काला जार जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। यहाँ पे होता है यहाँ पे लिस्मैनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है, और काला जार जो है वो बालू मक्खी के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो किया था पालोस बंदरगाह से। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा 3 अगस्त 1492 को स्पेन से हो जाएगा पोलोस से बंदरगाह से शुरू की। स्पेन के राजा रानी समेत जहाज हजारों लोग उस दिन एक ऐसे अभियान को हरी झंडी दिखाने आए थे जो अगर कामयाब हो जाता तो आने वाले सालों में पूरे स्पेन की किस्मत बदल सकता था। कोलंबस ने 3 जहाज़ों सांता मारिया और जगह नीना और पिंटा के साथ स्पेन से अपने सफ़र की शुरुआत की। कोलंबस ने भारत की खोज के दौरान अमेरिका की खोज की। कोलंबस हो जाएगा जेनोआ इटली का रहने वाला था। कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है? तो ईश्वर का सही पर्यायवाची हो जाएगा नियंत्रण हो जाएगा और सृजनहार हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे इसका डिस्कशन देते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है परमेश्वर, देवता, भगवान, खुदा, जगन्नाथ, जगदीश, सरवर हो जाएगा यहाँ पे, और सृजनहार आदि। तमचर हो जाएगा रजनीचर शब्द असुर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। असुर के अन्य पर्यायवाची शब्द है दुष्ट, राक्षस, दानव, धनुज आदि। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SMTP। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। SMT का फुल फॉर्म जो होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMT का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जबकि पोप मतलब कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त कर सकता है। ईमेल सेवा का उपयोग उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी कभी भी कर सकता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो संचालित किए थे क्योंकि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला उपयोग 1917 में किया। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था कृषकों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। चंपारण में मुरली भरहवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार से इन समस्याओं को हल करने को कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए FG सलाई की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग के समझने में सफल रहे कि 3 कठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे आगे देखते हैं इसका आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे और डिस्कशन है तो देख लेते हैं। यहाँ पे गांधी जी के प्रयास से ही किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिक से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JV कृपलानी हो जाएगा, मजरूल हक आदि गांधी जी के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो किए थे साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों के ना माने जाने पर इरविन को एक पत्र में लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च
के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ है उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर हो जाएगा, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? ए है बैडमिंटन से, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस कप का नाम यहाँ पे पूर्व इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया के संस्थापक डिक सुधीरमन के नाम पर रखा गया। नारंग कप, थॉमस कप हो जाएगा, चड्डा कप, उबेर कप, अमृत दीवान कप आदि का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था। इसकी सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना यहाँ पे हो जाएगा 1934 में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख खेल शब्दावली यहाँ पे हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, डबल फॉल्ट हो जाएगा, स्पैस से लव लेट ड्यू से मैच पॉइंट आदि। बास्केटबॉल जो है भारत के प्रथम बास्केटबॉल खेल सन 1930 में खेला गया। इसका पहला विश्व चैंपियन मैच 1950 ईस्वी में आयोजित हुआ। नेहरू कप, फेडरेशन कप हो जाएगा, बंगलुरु वॉल्यूज चैलेंज कप हो जाएगा आदि का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। यहाँ पे खेल शब्दावली यहाँ पे रिंग गार्ड, पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे टेड बॉल हो जाएगा, गोल हो जाएगा, लीड पास, सेंटर लाइन, बैंक होल्ड और हो जाएगा पिक की होल आदि है। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे लॉन टेनिस जो है आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की संस्था 1913 ईस्वी में पेरिस में की गई। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन, फ्रेंच ओपन एवं यूएसए ओपन चैंपियनशिप, ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में शामिल है। इसका जो खेल शब्दावली है उसमें लोन बैडमिंटन में उपयोग किया जाता है। बैक हैंड ड्राइव हो जाएगा, लेट फॉल्ट होगा, ट्राई ब्रेक हो जाएगा, स्पैम्स हो जाएगा, चेन सर्विस हो जाएगा, सेट इन आउट आदि है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। इसका उदाहरण मटर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सममित में फूल यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्य सममित, नियमित अथवा एक व्यास सममित, द्विपार्श्विक हो सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्य सममित कहते हैं। इसके उदाहरण है सरसों हो जाएगा, धतूरा, मिर्च हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममित कहते हैं। इसके उदाहरण मटर, चना हो जाएगा, गुलमोहर, सेम हो जाएगा, केसिया आदि है। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममित अथवा अनियमित कहते हैं, जैसे कि हो जाएगा केना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, पाताल शब्द का उचित विलोम हो जाएगा आकाश हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विपरीत विलोम दिया हुआ, यहाँ पे विपरीत मतलब उल्टा अर्थ है बताने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा रात का दिन हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा, आकाश, पाताल आदि। पाताल का पर्यायवाची शब्द होता है अधोलोक हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, रसताल हो जाएगा आदि। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ, व्योम, अंबर, गगन, दीप हो जाएगा, फलक, खगोल, अंतरिक्ष, आसमान आदि है। यहाँ पे अगला है 22वां नंबर, ऋतु की सैलरी। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है 22 नंबर, तो हम मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम को गति का पहला नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि एक समान रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई वाह बल लगाकर उसे वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम न्यूटन का प्रथम गति नियम भी कहलाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हेतु एक बल का होना आवश्यक है। यहाँ पर जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रेक्षण या अनुप्रयोग, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ाना पड़ता है। तेज़ी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उस समय बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाता है।
पेड़ की शाखाओं को कमज़ोर से हिलाने पर उससे लगे फल टूटकर गिर पड़ते हैं। चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आगे झुक जाता है और स्थिर गाड़ी में एकाएक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झटका लगता है। द्वितीय गति का द्वितीय नियम यहाँ पे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की वस्तु पर उस दर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F/m में मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का अंग है। उदाहरण के लिए हो जाएगा यहाँ पे क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेज़ी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद को पकड़ता है। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। यदि हल्की और भारी दो गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। अगला यहाँ पे गति का तृतीय नियम। यहाँ पे एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतनी ही बल विपरीत दिशाएं प्रतिक्रिया रूप लगाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए नाव को जल में लाने के लिए चंपू से जल को पीछे की ओर धकेलना। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितने बल से गोली आगे जाती है उतना ही बल वह प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगाती है। रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकाय की प्रतिक्रिया होती है। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा असम में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यह टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के तहत स्थापित किया गया था जिसका नेतृत्व यहाँ पे कैलाश सांखला ने किया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मानस टाइगर रिजर्व जो है 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह बाघ और यहाँ पे बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ से नामेरी, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। हो जाएगा पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो मुदुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु राज्य में है। हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में। सतपुड़ा कान्हापाना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर। सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतर लैंगिक के संपर्क से होता है तो हो जाएगा सिफिलिस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होते हैं उन्हें सामूहिक के तौर पर यौन संचालित रोग या रतिज रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। सुजाक मतलब हो जाएगा गेनोरिया। हो जाएगा सिफिलिस हार्पिस जननिक परिसर पे यहाँ पर हो जाएगा क्लेमीडिया। हो जाएगा लैंगिक मस्से हो जाएगा ट्राइकोमोनासिस एवं घातक HIV मतलब कि या एड्स इसको भी बोल सकते हैं आदि सामान्य यौन संचालित रोग है। यहाँ पे आ जाएगा एंथ्रेक्स जो है एंथ्रेक्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणुओं के कारण होता है। यह मानव के साथ साथ कई जानवरों जैसे घोड़ों, गायों, बकरियों और भेड़ों आदि को भी प्रभावित कर सकता है। एंथ्रेक्स जीवाणुओं का प्रयोग कई देशों द्वारा जैव आतंकवाद के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थी। ये 2022 का करेंट अफेयर था, ये कोई काम का नहीं है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग के द्वारा किया गया था तो किया गया था एरोस्ट्राटस के द्वारा। एरोस्ट्राटस ऑप्शन बी आंसर होगा। भूगोल शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल जियो मतलब हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी और ग्राफोस मतलब कि वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों की एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को
प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं यहाँ पर उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अल इदरिस अरब भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने समुद्री मार्ग के मानचित्र बनाए थे। अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट जीवों और उनके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है लीची के उत्पादन में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार के शाही लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यहाँ पर हो जाएगा यह जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य का चौथा उत्पाद है। लीची को जीआई टैग यहाँ पे जीआई टैग जो है 2018 में मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेत का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स पर समझौता के तहत हुआ। वही राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। यहाँ पे है बिहार के सभी जीआई टैग उत्पादों की सूचना। यहाँ पे हो जाएगा सूजनी कढ़ाई, मतलब सूजनी कढ़ाई यहाँ पे जो है हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा भागलपुरी और जरदालू आम, ये सबको जीआई टैग मिला हुआ। कतरीन चावल को मिला है, मगही पान को मिला है, शाही लीची हो जाएगा, सिलवा खाजा हो जाएगा, मिथिला मखाना हो जाएगा, मर्ची क्या मरचा चावल इत्यादि। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 29 मार्च 1857 को चर्बी लाए कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हरसे था। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह का हो गया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? तो हो जाएगा सहकारी समितियां। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। साख के औपचारिक स्रोत से तात्पर्य उन संस्थानों से है जो बेहद कम दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे ये संस्थाएं बैंक हो जाएगा, सहकारी समितियां, अन्य आधिकारिक वित्तीय संस्थान आदि हैं। लाभ कमाना अनौपचारिक स्रोतों का प्राथमिक उद्देश्य है। अनौपचारिक स्रोतों में ऋण गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला संगठन नहीं है। यहाँ पे वे अनौपचारिक स्रोतों के लिए बहुत अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। उदाहरण के लिए साहूकार, व्यापारी, श्रमिक, रिश्तेदार और दोस्त आदि। नोट, औपचारिक स्रोत सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? कोहरा से कम परिकिरणित होगा लाल रंग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हो तो इन कणों से टकराकर यहाँ पे प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का परिकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी प्रकाश के लिए परिकीर्णन की मात्रा उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर परिकीर्णन की मात्रा यहाँ पे दिया 1/, यहाँ पे लैम्ब्डा 4 हो जाएगा। यहाँ पे लैम्ब्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य को यहाँ पे लैम्ब्डा बराबर तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। हाँ, जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका परिकीर्णन अधिक होता है, जबकि अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन कम होता है। लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, अन्य अतः परिकीर्णन सबसे कम होता है।
अगला क्वेश्चन इंग्लिश नंबर है, तो इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। और जगह वस्कोमीटर या यहाँ पे बिस्कोमीटर है। बिस्कोमीटर जो है वो संयता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। और जगह वायरोमीटर का उपयोग जो है यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। यहाँ पे अस्टेगोमीटर जो है यह कांच का उपकरण है जो किसी तरल पदार्थ की सतह के तनाव को मापता है और इसका उपयोग अक्सर हो जगह अल्कोहलिक सांद्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता था। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम आता है। स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। हाँ, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप पता लगाने का उपकरण है यहाँ पे। और जगह सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। और जगह टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। अगला है यहाँ पे थर्मोस्टेट इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। आमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे फायदोमीटर जो यंत्र है और समुद्र की गहराई नापने में काम आता है। और गायरोस्कोप का उपयोग घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर इंग्लिश का, तो हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके जो परमाणु संख्या समान होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समस्थानिक ये जो एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्राइटियम हो जाएगा। समस्थानिकों का अनुप्रयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। संभारिक जो है वो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। कार्बन संभारिक है। समन्यूट्रॉनिक भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है किंतु उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। यहाँ पे उदाहरण के लिए हो जाएगा यहाँ पे कार्बन 614 जो है बराबर 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन 715 का यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन बराबर 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आयन जिनमें यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है चंबल नदी पे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय परियोजना का मकसद सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और जगह नौकायन, पर्यटन आदि होता है। आगे यहाँ पे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना नाथापा झाकरी परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर है। इससे जो लाभ होता है हिमाचल प्रदेश को होता है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। साबरमती परियोजना जो है वो है साबर नदी पर है। इसका जो लाभान्वित होता है गुजरात राज्य को लाभ होता है इससे। इंदिरा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और ये जो है वो मध्य प्रदेश में है। और जगह दुलहस्ती परियोजना है चेनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में। और जगह पोंग बांध परियोजना है व्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश राज्य को लाभ होता है इससे। और गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, उत्तर प्रदेश बिहार को लाभ होता है इससे। तुलुल परियोजना है झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर को लाभ होता है, मतलब जम्मू कश्मीर में भी है। रानी लक्ष्मी बांध है परियोजना है बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश को इससे लाभ होता है। आगे है यहाँ पे बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर को लाभ होता है इससे। तिलैया परियोजना बराकर नदी पे झारखंड को लाभ होता है इससे। और जगह बांध सागर परियोजना सोन नदी पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभ होता है। और जगह पोचम पद परियोजना जो है गोदावरी नदी पे
पोचनपाद परियोजना गोदावरी नदी पे हो जाएगा, तेलंगाना को इससे लाभ होता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को लाभ होता है इससे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात को लाभ होता है। हो जाएगा मेट्टूर परियोजना हो जाएगा कावेरी नदी पे, तमिलनाडु को इससे लाभ होता है। टेकारी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पे, हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड को इससे लाभ होता है। हो जाएगा हिडक्कल परियोजना जो है वो घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे उड़ीसा को लाभ होता है इससे। हो जाएगा माला टीका बांध है बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को लाभ होता है इससे। अगला है यहाँ पे कीटों द्वारा परागन क्या कहलाता है? कीटों द्वारा परागन एंटिमोफिली कहलाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जब पराग कण एक फूल के पराग पट्टी नर भाग से वर्तिकाग्र के लिए फूल मादा भाग तक चलता है, परागन होता है और यह एक क्रिया में पहला कदम होता है जो बीज, फल और पौधों की अगली पीढ़ी का उत्पादन करता है। फूल के भीतर फूल से फूल तक पराग ले जाने वाले वेक्टर्स को परागकर्ता कहा जाता है। यहाँ पे है परागणकों कोई दो श्रेणियाँ यहाँ पे रीढ़ रहित परागणक जो है वो मधुमक्खियाँ होता है। यहाँ पे हो जाएगा कीट होता है, यहाँ पे हो जाएगा मक्खियाँ तितलियाँ। यहाँ पे रीढ़दार परागणक जो है वो हो बंदर हो जाएगा, पेड़ की गिलहरी हो जाएगा और पक्षियाँ शामिल है। यहाँ पर परागन प्रक्रिया है और परागन माध्यम। जल परागन जो होता है इसको बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोफिली कहते हैं। यहाँ पे पक्षी से परागन होता है हो जाएगा अनिथ्रोफिली कहलाता है। जंतु परागन जूफिली हो जाएगा। चमगादड़ परागन चिरेप्टोफिली। वायु परागन हो जाएगा एनीमोफिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक से प्राप्त प्रोटॉन की संख्या को बताती है, परमाणु संख्या कहलाती है। कैल्शियम आवर्त का चौथा एवं वर्ग 2 का सदस्य है। आगे देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम के प्रमुख यौगिक हो जाएगा क्विक लाइम, इसको CaO बोलते हैं। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला है यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज यहाँ पे जो है 39 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। खास श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है, तो होता है उत्पादक द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। खास श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। घास हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा टिड्डा जो है, और प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा मेढक जो है वो मेढक, उसके बाद बाज आ जाएगा। प्रथम श्रेणी स्तर उत्पादक हो जाएगा द्वितीय पोषी श्रेणी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तृतीय पोषी स्तर द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। चतुर्थक पोषी स्तर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो हो जाएगा दूध है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है और मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता में यह असमांगी मिश्रण होता है। दूध कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड में जो कण माध्यम में परिक्षिप्त होता है उसे परिक्षिप्त अवस्था, और कोलाइड में जिस माध्यम में परिक्षिप्त अवस्था निलंबित हो रहती है प्रक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। और जब कोलाइड को प्रक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइड के समान यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा निम्नलिखित है। यहाँ पे कोलाइडी विलयन का यहाँ पे नाम दिया हुआ इधर, और यहाँ हो जाएगा प्रेक्षक माध्यम और जहाँ परिक्षिप्त माध्यम दिया हुआ और उदाहरण दिया हुआ। यहाँ पे द्रव एरोसोल का जो है वो प्रेक्षक माध्यम है गैस है, और जगह प्रक्षेपित माध्यम हो जाएगा द्रव हो जाएगा। उदाहरण के लिए कोहरा, धुंध, बादल, स्मॉग, यह धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है। और जगह ठोस एरोसोल जो है वो प्रेक्षक माध्यम हो जाएगा गैस हो जाएगा, और जगह प्रक्षिप्त माध्यम ठोस हो जाएगा। उदाहरण के लिए धुआं, वाहनों का धुआं हो जाएगा यहाँ पे। और जगह पायस जो है द्रव हो जाएगा, और ये जो उदाहरण है तेल का पानी में कोलाइडी विलयन द्रव आदि हो जाएगा, दूध आदि हो जाएगा। यहाँ पे ठोस सोल का हो जाएगा ठोस हो जाएगा। यहाँ पे इसका उदाहरण हो जाएगा रंगीन कीमती पत्थर जैसे रूबी तथा मोती यहाँ पे, तथा रंगीन कांच हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सॉल जो है द्रव हो जाएगा और ठोस हो जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा मैग्नीशिया, मिल्क हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। और जेल या सेल हो जाएगा ठोस और यहाँ पे द्रव हो जाएगा। और जेली हो जाएगा पनीर, मक्खन हो जाएगा। यहाँ पे ठोस फेन, ठोस जो और गैस का हो जाएगा यहाँ पे। और जगह झावा, पत्थर,
रबर, फोम, स्पंज हो जाएगा। झाग या फिर जो है द्रव गैस का हो जाएगा यहाँ पे साबुन के झाग, शेविंग क्रीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ये 14 नवंबर को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जब शरीर के पेंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति में डायबिटीज़, इसी स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। सुमन बेरी प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI का संक्षिप्त नाम है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से लिया गया था। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया। नीति आयोग इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था कि बॉटम ऑफ दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गांधी शांति, ये 2020 का यहाँ पे करेंट अफेयर है, तो ये कोई काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। ATP के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है? 30.5 किलो जूल मोल, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मौजूद ऊर्जा का उपयोग ATP तथा अकार्बनिक फास्फेट ATP अणु बनाने में किया जाता है। अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी ATP का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में होता है। जल उपयोग करने के बाद ATP में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल की तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होता है वो होता है मस्तिष्क व मेरु रज्जु द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। मानव तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, एक हो जाएगा संवेदी या अभिवाही एवं हो जाएगा चालक या प्रेरक या अपवाही हो जाएगा। यहाँ पे संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा यहाँ पे चालक या अपवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुँचाती है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। निम्न में से कौन सी समिति यहाँ पे चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित थुगन समिति नहीं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसे 1988 थुगन समिति का संबंध चुनाव से नहीं था। इसे 1988 में संसद के सलाहकार समिति की एक उप समिति के PK थुगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति के निम्न अनुशंसाएं थी। यहाँ पे अनुशंसा देखते हैं क्या था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य होना चाहिए। यहाँ पे तरकुंडे समिति जो है 1974 में बना था। चुनाव आयोग के सुधार तथा उनके अध्यक्ष पर विवरण
देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने B.M. तारकुंडे की अध्यक्षता में यहाँ पे 1974 में एक समिति नियुक्त की, जिसे JP समिति या तारकुंडे समिति के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे इस समिति की सिफारिश से थी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की जाए। विट्ठल महादेव तारकुंडे को भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मतपत्र में उनके नाम अलग अलग उपरोक्त क्रम में रहेंगे तथा सभी वर्गों में नामों को यहाँ पे वर्ण क्रमानुसार रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह जो है एक विमान वाहक पोत है। ऑप्शन C आंसर होगा यहाँ पे। INS विराट को 12 मई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS विराट को अधिक समय तक दुनिया में सबसे पुराना सेवारत विमान वाहक होने का गौरव प्राप्त है। इसे ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। INS विराट भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इस प्रतिष्ठित युद्धपोत के ने ऑपरेशन जुपिटर हो जाए, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय में प्रमुख निभाई। यहाँ पे INS विराट को यहाँ पे 2017 में सेवा मुक्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, काल वैसाखी चलती है। काल वैसाखी जो चलती है ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन D आंसर हो जाएगा। यहाँ पे काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। काल वैसाखी जो है ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इससे स्थानीय नाम काल वैसाखी के से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन एवं यहाँ पे हो जाएगा चावल के लिए ये पवनें लाभदायक है। असम में इन तूफानों को यहाँ पे बोडो ई लीचा कहा जाता है। इस तूफानी वर्षा का विभिन्न भागों में अलग अलग नाम है। यहाँ पे बंगाल में हो जाएगा काल वैसाखी, केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कॉफ़ी एवं चेरी वॉल्जम यहाँ पे हो जाएगा। पूर्वी भारत में हो जाएगा नार्वेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, इसमें होते हैं यहाँ पे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ऑप्शन B आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है। यहाँ पे अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए कायिक प्रवर्धन यहाँ पे यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्तियाँ कली जैसी कायिक भागों से नरम पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ पे तने द्वारा यहाँ पे इसमें तने के सभी भागों जैसे भूमिगत तने से अदरक, लहसुन आदि को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे अर्धवायवीय तने यहाँ पे से दूब, घास, पुदीना हो जाएगा, गुलदाउदी तथा यहाँ पे हो जाएगा वायवीय तने से पन्ना, अमरवेल वे हो जाएगा, मनी प्लांट को यहाँ पे अंगूर हो जाएगा, मौसमी चमेली के नए पौधे उगते हैं। पत्ती से यहाँ पे हो जाएगा पत्ती के किनारे काएँ होती है, जिससे नए पादप का जन्म होता है, जैसे बायोफिल्म हो जाएगा, बेगनोनिया आदि हो जाएगा। जड़ से ऐसे पौधे में जड़ भोजन इकट्ठा कर फूल जाती है तथा यहाँ पे सुसप्तावस्था में चली जाती है। उन पर लगी अपस्थानिक कलियाँ अगले जनन काल में नए पौधों को जन्म देती है, जैसे कि हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डहेलिया हो जाएगा, तावर हो जाएगा आदि हो जाएगा। लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो यहाँ पे CR दास ने किया था। ऑप्शन D आंसर हो जाएगा।
असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद सी आर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। आगे देखते हैं आगे क्या यहाँ पे। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। सी आर दास ने विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 में चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ ही इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी आर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता में त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी मार्च 1923 स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। सी आर दास इसके अध्यक्ष वे मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में 42 पर जीत हासिल की। 1925 में हो जाएगा यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया, जो स्वराजियों की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सी आर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन 52 नंबर इंग्लिश का, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण थे? समूह मोनेरा समूह के उदाहरण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकाएं होते हैं। इसमें केंद्रिका हो जाएगा झिल्ली का अभाव होता है। इसमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। पोषक के स्तर पर ये स्वपोषी रसायन संश्लेषित या प्रकाश संश्लेषित अथवा विषमपोषी मृत जीवी या परजीवी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु हो जाएगा नील हरित शैवाल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे प्रोटिस्टा के बारे में दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। यहाँ पे इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया हो जाएगा फ्लैजेला हो जाएगा, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल हो जाएगा, डाइटम हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, यूलिना हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, क्लोरेला अमीबा आदि इस जगत के सदस्य हैं। कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृत जीवी भी कहा दिया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक यहाँ पे जटिल शर्करा से बनी होती है। उदाहरण के लिए ईस्ट हो जाएगा, पेंसिलियम हो जाएगा और हो जाएगा मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। डाइटम हो जाएगा सूक्ष्म शैवाल का प्रमुख है यहाँ पे समूह, जो सबसे आम पादपलवक यहाँ पे भी है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, किस संगठन में मेरी सहेली नामक यहाँ पे पहल प्रारंभ की है? तो भारतीय रेलवे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा उस क्षेत्र से शुरू होने वाली ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मेरी सहेली पहल शुरू की गई थी। महिला यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने में इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए इस पहल को 17/10/2020 से भारतीय रेलवे के नेटवर्क के यहाँ पे सभी क्षेत्रीय रेलवे में लागू कर दिया गया। रेलवे द्वारा शुरू की गई अन्य पहले यहाँ पे ऑपरेशन आहट जो है महिला तथा बच्चों को तस्करों से बचाना था। यहाँ पे ऑपरेशन मिशन अमानत रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए था। यहाँ पे ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट यहाँ पे कालाबाजारी करने वालों की
गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना था। यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे नारकोस, ये जून 2002 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से हर जगह नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 55 नंबर, बिहार विधान सभा में सीटों की संख्या है तो है 243, ऑप्शन ए आंसर है 243। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया। यहाँ पे विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। अपवाद गोवा 40, सिक्किम गोवा में 40 है, यहाँ पे सिक्किम में 32 है। सर्वाधिक विधानसभा 403, विधान परिषद 100 की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा का यहाँ पे कार्यकाल समानता 5 वर्ष, परंतु राज्यपाल उससे पहले भी विघटन कर सकता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 56 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का। 57 नंबर क्वेश्चन देते हैं, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है रबी फसल, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। यहाँ पे दिया भारतीय कृषि जो है खरीफ फसल जो है उत्तर यहाँ पे भारत राज्य का यहाँ पे चावल कपास हो जाएगा, यहाँ पे बाजरा हो जाएगा, ये जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिणी राज्य में जो है चावल मक्का रागी यहाँ पे हो जाएगा, जून से सितंबर में लगाया जाता है। यहाँ पे मक्का ज्वार अरहर तूर हो जाएगा, जवार तथा मूंगफली हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा रबी फसल जो है गेहूँ चना तोराई सरसों चावल मक्का रागी मूंगफली ये सब हो जाएगा। अक्टूबर से मार्च में यहाँ पे लगाया जाता है। जायद फसल है वनस्पति सब्जी, यहाँ पे वनस्पति यहाँ पे चावल सब्जियाँ फल चारा फसलें यहाँ पे ये सब हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है तो हो जाएगा सिलिकॉन का, ऑप्शन डी आंसर होगा सिलिकॉन। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेल का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष वेशक युक्तियों जैसे हो जाएगा मार्स ऑर्बिटरों में यहाँ पे सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों में और जगह परिकलकों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। सिलिकॉन का उपयोग देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा, कार्बोरेंडम के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से लोहे को अम्लरोधी बनाया जाता है। विभिन्न मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कांच व सीमेंट उद्योग में सिलिका मतलब SiO2 का प्रयोग होता है। विशुद्ध सिलिकॉन का यहाँ पे अतिचालकता में उपयोग होता है। अर्धचालक के गुण होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत होता है। इससे कंप्यूटर के चिप्स व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? इसका श्रेय होना चरित्र निर्माण, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय चरित्र निर्माण होना चाहिए। गांधी जी के लिए शिक्षा से आस था शरीर आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास। गांधी जी साक्षरता को यहाँ पे शिक्षा मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही परिणाम। गांधी जी का विचार था कि साक्षरता स्वयं में कोई पूर्ण शिक्षा नहीं है। उनका विचार था कि बच्चों को आरंभ से ही हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे आगे चलकर आत्मनिर्भर यहाँ पे हो जाएगा बन सके। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा मितव्ययी पद्धति नीतिशास्त्र के उच्चतम आदर्शों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाती है। यहाँ पे गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक मानसिक और वैदिक विकास करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश थे जो जस्टिस उमेश ललित थे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, ये भी रिटायर हो चुके हैं। संजीव खन्ना थे इनके बाद, चंद्रचूड़ के बाद। उसके बाद अभी बने हैं बी.आर. गवाई बने हैं, बी.आर. गवाई। यहाँ पे देखिए इस समय उच्चतम
न्यायालय के 34 न्यायाधीश हो जाएंगे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश हो जाएगा। 33 प्लस 1 34 हो जाएगा। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो 3 परमाणु से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ओजोन का होता है O3 के अणु यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। जब यहाँ पे समान ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है, वही ओजोन एक घातक विष है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह परावैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरणतः यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। ओजोन क्षोभ मंडल में धूलकण, जलवाष्प एवं धुआं से अभिक्रिया कर फोटोकेमिकल स्मॉग बना लेता है, तो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परावैंगनी मतलब UV विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु O2 को विघटित कर यहाँ पे स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसे कि समीकरण में दर्शाया गया। आगे यहाँ पे समीकरण दिया हुआ, यहाँ पे इसका समीकरण दिया हुआ। O2 यहाँ पे परावैंगनी हो जाएगा UV रे, जिसको बोलते हैं O+O, यहाँ पे बना लेगा O3, ऐसे करके बना लेगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर इंग्लिश का है, 63 भी इंग्लिश का है। तो इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो इसमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, लेकिन रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वाड का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स है, इसका मतलब हो जाएगा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड का यहाँ पे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इसकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक के क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा इसका समर्थन करना। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो है CH4 मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। मीथेन का अनुसूत्र होता है CH4। जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का अनुसूत्र H2S आदि गैस निकलती है। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसमें लगभग 65% मीथेन होता है। यह जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है, साथ ही इसके जलने से पर्याप्त उष्मा मिलती है। यहाँ पे पर्याप्त उष्मा। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन एवं यहाँ पे फास्फोरस के यौगिक रहते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसीलिए यह काफ़ी उपयोगी गैस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर संबंधित है। ये जो संबंधित है साहित्य से, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर साहित्य से संबंधित थे। पंडित चंद्रनाथ मिश्र मैथिली के हो जाएगा मूर्धन्य साहित्यकार थे। इनका निधन 96 वर्ष की अवस्था में 1 अप्रैल 2021 में हो गया। इनका जन्म मधुबनी के खोजपुर गांव में हुआ था। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी में 1998 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें मैथिली फिल्म कन्यादान और अभिनय भी कहा जाता था, अभिनय भी किया था। यहाँ पर जगह इनकी रचनाओं में कविता संग्रह हो जाएगा, गुदगुदी, युग चक्र हो जाएगा। उपन्यासों में वीर कन्या
विदागिरी और जगह निबंध समीक्षा में मैथिली आंदोलन एक सर्वेक्षण है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर मैथ का, तो देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। वनस्पति तेलों में साधारणतः होता है, इसमें से जो होता है वो लंबी असंतुलित कार्बन श्रृंखला होती है, तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। लंबी यहाँ पे कार्बन श्रृंखला है। वनस्पति तेलों को साधारणतः लंबी असंतुलित कार्बन श्रृंखलाएं होती है। वनस्पति तेल असंतृप्त वसा अम्लों के उदाहरण है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। नारियल का तेल यहाँ पे तथा ताड़ का तेल संतृप्त तेल के उदाहरण है। वनस्पति तेल एक असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन है। जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो यह कृत्रिम घी की तरह यहाँ पे संतृप्त वसा देता है। इस प्रक्रिया को तेल का यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। वनस्पति तेल और वसा के मध्य अंतर यह है कि वनस्पति तेल तरल होता है और संतृप्त तेजी से कमरे के तापमान पर ठोस या आर्द्र ठोस होता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो ये स्थित है भारत में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारत के लद्दाख में लेह के निकट हेनले में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर यह खगोलीय दूरबीन वेधशाला है जो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा किरण टेलीस्कोप्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। अयप्पा को शिव और विष्णु का पुत्र माना जाता है। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु विशेष यहाँ पे काले एवं नीले रंग के वस्त्र पहनकर जाते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण पूजा पूरी होने पर दाढ़ी नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर मैथ का है, तो मैथ का क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिका अंग में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिका अंग में बदला जाता है, तो ये बदला जाता है हरित लवक। ऑप्शन सी आंसर। सौर ऊर्जा में एटीपी में हरित लवक कोशिका अंग में बदल जाता है। हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। एटीपी हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा अणु है जो अपने फास्फेट समूह को जारी करके कोशिकाओं में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए एटीपी ट्राइफॉस्फेट जैसे एंजाइमों के साथ काम करता है। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। सूर्य के प्रकाश का विकिरण यहाँ पे ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोज्य पदार्थ में संचित कर देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के गौना में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। क्रोमोप्लास्ट प्रायः नारंगी पीले लाल रंग के होते हैं। यहाँ पे ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प और फल भित्ति बीज आदि में पाए जाते हैं। यहाँ पे इसके कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है। ये कीट परागण में सहायक होता है। वर्णी लवक के उदाहरण, टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन हो जाएगा। मिर्च जो होता है तीखा होता है, इनमें हो जाएगा कैप्सिन होता है। यहाँ पे हो जाएगा वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक हो जाएगा फाइकोसाइनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस से जुड़ा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। हरित गृह एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से बने होते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों या प्रदेशों में इन हरित गृहों में पौधों को उगाने का कार्य किया जाता है। पृथ्वी एक हरित गृह की तरह कार्य करती है। पृथ्वी की हरित गृह गैस जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आगे इसका डिस्कशन है। यह सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंगदैर्ध्यों को तो आने देती है, परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती है। यह समायोजन ताप तरंगों को नियंत्रित रूप में पृथ्वी की सतह
से अंतरिक्ष के बाह्य पटल में भेजती है। इससे पृथ्वी के ऊपर एक आवरण सा बन जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म एवं रहने योग्य बनती है। इसे ही प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। मानव जनित हरित गृह गैस का उत्सर्जन यहाँ पे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है एवं यहाँ पर तापमान में वृद्धि करता है। हरित गृह गैस वातावरण में हरित गृह गैसों का अर्थ उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती है। ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है। प्रमुख हरित गृह गैस से यहाँ पे हो जाएगा CO2, हो जाएगा मीथेन, हो जाएगा N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ओजोन हो जाएगा O3, यहाँ पे कैलोरीनेटेड जैसे गैसें हैं। यहाँ पे HFCS हो जाएगा PFCS SF6 एवं जलवाष्प है। अगला क्वेश्चन, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 होता है। यहाँ पे प्रमुख खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। इमली और अंगूर में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल, संतरा नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और दही जो खट्टा दही होता है दही और खट्टा दूध में यहाँ पे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू का डंक वे बुट्टी मतलब नेट्रॉल में पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर मैथ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का क्वेश्चन को छोड़ के 76 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिका अंग पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसी का एक कोशिका अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। अल्टमैन ने इसे वायोब्लास्ट तथा वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है और जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें 36 एटीपी अणु जो ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार DNA एवं 70 एस राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। केंद्रक जो है कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक 4 भागों में से मिलकर बना है। इसमें केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, केंद्रक द्रव हो जाएगा और क्रोमैटिन जालिका पाई जाती है। गोल्जी या गोल्जी उपकरण, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। गोल्जी का मुख्य कार्य है माइक्रोमोलिक्यूलस होगा यहाँ पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेष्टन मतलब कि पैकेजिंग, संग्रहण हो जाएगा, स्टोरेज वे सेचुरेशन मतलब श्रवण करना है। यह ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक और ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। राइबोसोम जो है ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA व प्रोटीन से बनी संरचना है। इसकी खोज पोलेड ने 1955 ईस्वी में की थी, इसलिए इसे पोलेड कण भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसका निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या पाचक थैली कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ, कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। कौन सूत्र केंद्रक में पाया जाता है? लवक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो ये लिखे थे यहाँ पे बिल गेट। ऑप्शन बी आंसर है बिल गेट। अच्छा, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह-संस्थापक तथा अध्यक्ष हैं। इसके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक है आगे की योजना मतलब द रोड अहेड। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो ये दर्शाता है कास्कुटा मतलब कि अमरवेल। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अमरवेल एक तना परजीवी है। परजीवी ऐसे जीव है जो किसी अन्य जीव पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं।
इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उससे खाने के लिए तैयार पोषक तत्व प्राप्त करता है। अमरबेल को पूर्ण स्तंभ परजीवी भी कहते हैं। परजीवी पौधे के शरीर पर कोई भाग एक विशेष अंग में परिवर्तित हो जाता है जिसे परजीवी मूल कहते हैं। परजीवी पौधे अ, परजीवी पौधे जो है वो हिस्टोरियम द्वारा ही पोषक के शरीर में भोज्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो एकल कोशिका होती है जो अपने भोजन को पकड़ने और निगलने के लिए पादप मतलब कि कूटपाद का उपयोग करती है। इसका आकार अनिश्चित होता है तथा इसके चारों ओर हो जा प्लाज्मलेला नामक झिल्ली होता है। प्लाज्मालेमा हो जाएगा यहाँ पे। अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। फफूंदी या कवक कवक जो है वो पर्णहरित रहित संवहन उत्तक रहित एवं केंद्रक युक्त होते हैं। इसमें जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका शरीर सुकाय और सदृश होता है। ये हो जा परमपोषी होते हैं तथा अपना जीवन परजीवी या सहजीवी अथवा मृतोजीवी की तरह व्यतीत करते हैं। म्यूकर हो जाएगा राइजोपस एवं हो जाएगा अस्परजिलस काला फफूंद हो जाएगा पेंसिलियम नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद है। यहाँ पे हो जाएगा न्यूरोस्पोरा लाल अथवा गुलाबी फफूंद है। अगला यहाँ पे देखते हैं कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक सूत्रों की भांति कवक सेलुलोज काइटिन अथवा केलोस की बनी होती है। नोस्टॉक नीले हरे शैवाल का साइनोबैक्टीरिया की एक प्रजाति है। ये मुख्य रूप से मीठे पानी में स्वतंत्र रूप से रहने वाली कौलिनिया के रूप में या चट्टानों से जुड़े हुए झीलों के तल पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो अंडा नहीं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। युग्मनज शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी संरचना द्विगुणित 2n होती है। पुष्पीय भाग अंडाशय जो है द्विगुणित है, परागकोश द्विगुणित है, अंडा है या डिंब जो है वो अगुणित है, परागकण अगुणित हो जाएगा, नर युग्मक अगुणित हो जाएगा तथा युग्मनज द्विगुणित है। अंडाशय मतलब ओवरी का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे यहाँ वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांडान्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सड़क पर कोई खड़ा है वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है तो हो जाएगा इसमें अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्दों से किसी यहाँ पर निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। सर्वनाम के प्रयोग के दृष्टि से 6 भेद है। निश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? पूर्व योजना आयोग अब कहलाता जो है वो नीति आयोग कहलाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। NITI आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है, साथ ही गैर वैधानिक निकाय है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का विशेष प्रबंध मंडल अथवा थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर मैथ का है यहाँ पे, तो हम देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसे संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में है को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार यहाँ पे बनाकर अनुच्छेद
300 के काम में रख दिया गया। अतः वर्तमान में सिर्फ 6 मूल अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो है यहाँ पे समता का अधिकार जो है 14 से 18 में, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध 23-24 में हो जाएगा। यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में उल्लेखित अधिकार को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण हुआ हो। इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर यहाँ इंग्लिश का है। हम देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये करता है यहाँ पे विद्युत मोटर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा के यहाँ पे उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं ए बी तथा सी डी पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली की भुजा ए बी जो पहले अधोमुखी धकेली गई थी अब ऊपरीमुख धकेली जाती है तथा कुंडली की भुजा सी डी जो पहले ऊपरीमुखी धकेली गई अब अधोमुखी धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात यहाँ पे विद्युत धारा में उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। विद्युत मोटर ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर होता है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पराक्रम में संयोजित करते हैं जिसे के बीच विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है सोनपुर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर बिहार के सारण जिले के अंतर्गत आता है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर से दिसंबर में लगता है। इसे हर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेले का धार्मिक पहलू है यहाँ पे हरिहरनाथ के मंदिर, गजगिरी की लड़ाई के स्थल और गंगा में कृष्ण पूर्णिमा गंगा स्नान। राज्य कृषि महोत्सव जो है उड़ीसा में हो जाएगा। बिहान मेला जो है उड़ीसा में लगता है और जगह मेला माधी जो है पंजाब में लगता है और जगह यहाँ पे आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। थावे महोत्सव जो है गोपालगंज बिहार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो हो जाएगा बदसूरत हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हो जाएगा अरम्य हो जाएगा। अमंजुल हो जाएगा। असुंदर सभी सुंदर के विपरीतार्थक शब्द नहीं है। अब सुंदर के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रमणीय हो जाएगा, सुहावना हो जाएगा और उत्कृष्ट हो जाएगा सुरम हो जाएगा। मंजुल हो जाएगा रस में हो जाएगा ललित रुचिर प्यारा मनोहर हो जाएगा सुलभ आकर्षक दिव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था चिनाब नदी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल बनाया गया। यह 359 मीटर ऊंचा आर्क ब्रिज है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां झेलम, रावी हो जाएगा और तवी हो जाएगा। यह पीर पंचाल पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती है तथा किश्तवाड़ा के निकट पीर पंचाल में गहरा गौज बनाती है। यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परिवहन परियोजनाओं बगलिहार हो जाएगा परियोजना हो जाएगा, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, इसका डिस्कशन और बाकी है। हो जाएगा सतलज राक्षस ताल झील से निकलकर यहाँ पे
सिपली किला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नंगल परियोजना हरिके वैराज्य तथा इंदिरा गांधी नहर इसी नदी पर है। राबी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। इस नदी पर निर्मित परियोजनाएं हैं चामेरा तथा थीन तथा शाहपुर कंडी बांध परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। यहाँ पे है एक नए अकाउंट को खोलने का शॉर्टकट है, तो Ctrl+N हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की का मतलब काम को छोटा या आसान बनाने वाला बटन होता है। एक कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे असल में की कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक निश्चित कमांड निष्पादित करता है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की दिया हुआ, तो इसको याद करना जरूरी है। Ctrl+E से सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, Ctrl+E से सेंटर, Ctrl+I से इटैली, Ctrl+N से मूव, Ctrl+N से न्यू हो जाएगा, Ctrl+A से सेव हो जाएगा, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा, Ctrl+X से कट हो जाएगा यहाँ पे, और Ctrl+Y से रीड हो जाएगा, Ctrl+Z से अंडो हो जाएगा, Ctrl+D से वर्तमान प्रोग्रामों में फाइल मेन्यू विकल्प खुलेगा, Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+Q से क्लोज हो जाएगा। ये 90 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। देखते हैं यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन। वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद वेदोक्त का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वेद प्लस उक्त हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर वेद प्लस उक्त हो जाएगा, वेदोक्त हो जाएगा। वेदोक्त का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों में कहा हुआ। इसमें होता है आ प्लस उ बराबर ओ बन जाएगा, यहाँ पे को गुण संधि है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि हो जाएगा। यहाँ पे वेदोक्त में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हो जाएगा परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की गई है वह ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पंजाब में परंपरागत रूप से ऊंची कृषिगत समृद्धि दर द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता मिली है। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यह भारत के गेहूं के लगभग 45 से 50% का उत्पादन करता है। पंजाब में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 30% है। भारत में हरित क्रांति के शुरुआत के समय 1960 के दशक में पंजाब में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। यहाँ पे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में पंजाब में मात्र 4.75% गरीबी है, जो पिछले वर्ष 2022 की तुलना में 5.57 से कमी है। राष्ट्रीय यहाँ पे बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, जिसमें सबसे गरीब राज्य बिहार हो जाएगा, जिसमें 33.76% है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड प्रकीर्णन, यहाँ पे प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो इसका स्रोत था हीलियम नाभिक, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत हीलियम नाभिक था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को यहाँ पे सोने की पतली परत से टकराया था। यह सोने की पन्नी यहाँ पे 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण यहाँ पे द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इसका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इनका अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर निम्न परिणाम निकाले। यहाँ पे परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम यहाँ पे कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। इससे संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर। यहाँ पे किसने विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ODI प्लेयर, ये करेंट अफेयर था 2020 का, तो ये कोई ज़रूरी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 95 देखें। सोनालिका एवं कल्याण सोना किस उच्च उत्पादन वाली किस्में है? तो ये जो है गेहूं के उत्पादन वाली किस्में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सोनालिका एवं कल्याण सोना गेहूं के उच्च उत्पादन वाली किस्में है। गेहूं शीतोष्णकटिबंधीय फसल है जो रबी ऋतु में बोई जाती है। इसका औसत तापमान 10 से यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 80 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। गेहूं के विभिन्न किस्में हैं यहाँ पे। कंचन हो जाएगा, अनुराधा हो जाएगा, ट्रेटिकेल राज्य हो जाएगा, और 3000 यहाँ पे 77 नीलगिरी, पूसा मालवी, पूसा वेकट, पूसा किरण हो जाएगा, सोनोरा 64 मैकरोनी हो जाएगा, मंगला हो जाएगा, मालव, कार्ती, सोनालिका, ये सभी जो है वो गेहूं के विभिन्न किस्में हैं। गेहूं में हो जाएगा लूटिन नामक यहाँ पे प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम सर्वाधिक प्रयोग होने वाले प्रजाति है। इसे नरम गेहूं भी कहा जाता है। धान की किस्में यहाँ पे लूना श्री हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा, पूसा 33 हो जाएगा, सरजू हो जाएगा यहाँ पे कावेरी और अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, पूसा सुगंधा, साकेत हो जाएगा, बासमती 370, ये सभी है धान की किस्में। मक्का की किस्में यहाँ पे गंगा 5 हो जाएगा, गंगा सफ़ेद 2 हो जाएगा, दक्कन कामधेनु, पूसा कंपोजिट 3 हो जाएगा, विजय हो जाएगा, किसान, ये सभी मक्का के किस्म हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। यहाँ पे जिया मेज यहाँ पे इसके प्रोटीन को जेडेसिआइन कहते हैं। जाई इसका उपयोग यहाँ पे अनाज, पशुओं के दाने तथा हरे चारे के लिए होता है। यह ग्लूटेन मुक्त होती है। इसकी प्रजातियाँ है एवाना हो जाएगा, सटाइवा हो जाएगा, एवाना स्टेटेलिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। यहाँ पे सरकारी आयोग बनाया गया था, तो ये बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पूर्वावलोकन करने को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र से राज्य संबंधों पर एक 3 स्तरीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी। आयोग में केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 243 सिफारिशें प्रस्तुत की। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार है। एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद NEDC किया जाना चाहिए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श लेना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित अन्य आयोग हो जाएगा यहाँ पे पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में आया था। यहाँ पे हो जाएगा राज्य मन्नार समिति जो था, राज्य मन्नार समिति यहाँ पे हो जाएगा 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा लाया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में हो जाएगा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1969 में रिपोर्ट सौंपी गई। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। मनुष्य के बाहरी हिस्से को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कर्णपल्लव कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कर्णपल्लव। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपल्लव कहते हैं। कान मानव शरीर के ज्ञानेंद्रियों अथवा 5 संवेदांग नेत्र, कर्ण, नासिक, त्वचा, जीवा में से एक है। इसका कार्य श्रवण, ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यहाँ पे कान को 3 भागों में विभक्त किया गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण एवं अंतःकर्ण हो जाएगा। बाह्य कर्ण के 2 भाग होते हैं, कर्णपल्लव और बाह्य कर्ण के कुहर। ये पिन ध्वनि तरंग को एकत्रित करने में सहायता देता है तथा कान की रक्षा करता है। ध्वनि तरंगे बाह्य कर्ण और कुहर में से होकर यहाँ पे टिम्पेनिक कला अर्थात कान के पर्दे तक पहुँचती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में ही होती है।
अगला क्वेश्चन 98 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 से यहाँ पे जनवरी को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रमुख दिवस दिया हुआ है तो इसको याद करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अगला है यहाँ पे विश्व युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 अगस्त को। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन, रूस में ड्यूमा क्या था? ड्यूमा जो था वो था संसद था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विभिन्न देशों में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है तथा मुद्रा जो है रूबल है। विभिन्न देशों के संसद और उनके नाम निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देश दिया और संसद के नाम। भारत के संसद को यहाँ पे संसद ही कहा जाता है। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संसद को यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है। यूएसए के संसद को यहाँ कांग्रेस कहा जाता है। जापान के संसद को यहाँ पे डायट कहा जाता है। मालदीव, ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है, मजलिस। पाकिस्तान और यहाँ पे फ्रांस के संसद को यहाँ पे नेशनल असेंबली कहा जाता है। मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा। बांग्लादेश को जातीय संसद हो जाएगा। इसराइल को हो जाएगा नेसेट हो जाएगा। मंगोलिया के संसद खुरल हो जाएगा। पोलैंड के संसद को सोजिम। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत। चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। भूटान के संसद को कहा जाता है यहाँ पे हो जाएगा तसोंगडू हो जाएगा, तसोंगडू। तुर्की के संसद को ग्रेट नेशनल असेंबली कहा जाता है। ताइवान का संसद को युआन कहा जाता है। स्पेन के संसद को कोर्टेस कहा जाता है। डेनमार्क के संसद को फोल्केटिंग कहा जाता है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था कि निर्धन से निर्धन के सम्मान हो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। इसकी 2 सबसे लंबी कृतियां हैं, वार एंड पीस जो 1865 से 1869 और यहाँ पे अन्य करेनिना 1875 से 1877 में काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ पे इसकी द डेथ ऑफ इवान इलिच को आमतौर पर उपन्यास के सर्वोत्तम उदाहरण में वर्गीकृत किया जाता है। बुराई के प्रति अपराधिरोध के उनके सिद्धांत का गांधी का महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रभाव पड़ा। इन्होंने मूल लोगों के खिलाफ अभियान में भाग लिया और इसके तुरंत बाद क्रीमिया युद्ध में भी भाग लिया। क्रीमिया युद्ध जो था 1853 से 1856 में हुआ था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे सेना से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। 1910 में जर्मनी शिल्पकार और मित्र कालेनवाक की सहायता की। टॉल्स्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के समान बने, उनकी मृत्यु पर किसी का भाषण नहीं हो। एक खत्म हो गया यहाँ पे 14वां नंबर सेट पूरा डिस्कशन के साथ खत्म हो गया। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में